हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर आपके लिए काफी स्कोरिंग चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर में काफी आपकी इंफॉर्मेशन का यूज होता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है, नोट्स को आपने रेगुलर रिवाइज किया है, तो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ सेट हो जाएगी और आप चैप्टर को बहुत ईजिली क्रैक कर लेंगे। मतलब आपको इस चैप्टर में आपको 100% स्कोर करने का टारगेट रखना चाहिए। ठीक है ना। सो टुडे इज अ लेक्चर नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट इट टुडे सेशन। ठीक है ना। अब बिफोर वी स्टार्ट द सेशन में एक बार आपको सभी टर्म्स जो हमने यूज किए हैं, जो टर्म्स पढ़ी हैं, एक बार उसे आपको फेमिलियर करा दूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है टिल 4 लेक्चर्स। देखिए हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि इस चैप्टर में सिंस इट इज अ सॉलिड स्टेट, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे दो टाइप के सॉलिड्स को हम पढ़ेंगे। वन इट इज गोइंग टू बी अमॉर्फस सॉलिड एंड अदर इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। amorphous solids and crystalline solids. So what do you understand by amorphous solid? बताया था आपको ऐसे सॉलिड्स जहां पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर है, इसको बोलते हैं amorphous solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो थे जहां पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर था। रेगुलर मींस एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा था। सिंस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट है, देयरफॉर हमारी क्रिस्टलाइन स्टडी को पढ़ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डील करना हमारे लिए आसान होता है। हम उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं बिकॉज अरेंजमेंट रेगुलर है। अगर मैंने उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन को पढ़ लिया, इट मींस आई हैव स्टडीड द एंटायर सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा है नहीं सर, पार्टिकल्स यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, हो सकता है वहां पे कंसंट्रेटेड कम है, तो प्रॉपर्टीज यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है। तो बेसिकली इसलिए हमारी अमॉर्फस सॉलिड को हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील ओनली विद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी चार तरीके के होते हैं, आयोनिक, मेटालिक, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिसका बाइफर्केशन मैंने आपको बताया था। फिर इस चैप्टर में काफी टर्म्स हैं जो कि एक सॉलिड को डिफाइन करने में आती हैं। जैसे कि एक टर्म है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है मैंने आपको बताया था कि भाई आपका कोई सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जहां पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, उसमें से ऐसा कौन सा छोटा सा यूनिट है जो आप सॉलिड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आप बाहर निकालें और जिसको अगर मैं स्टडी कर लूं, इट मींस आई हैव स्टडीड द एंटायर सॉलिड, बिकॉज वो यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। बट आपको छोटा सा यूनिट आपको निकालना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, एंड दैट पर्टिकुलर यूनिट इज नोन एज यूनिट सेल, जो कि इस चैप्टर हम करने वाले हैं। हम सिर्फ यूनिट सेल को एनालाइज करेंगे भाई, पूरे सॉलिड को एनालाइज करना पड़ जाए तो फिर हमको फायदा ही क्या इस चैप्टर का। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द यूनिट सेल, और हम उस यूनिट सेल को सिर्फ पढ़ेंगे, उसी को पूरा एनालाइज कर लेंगे और हम मान के चलेंगे ये यूनिट सेल पूरी सॉलिड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में काम आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चार टाइप के यूनिट सेल होते हैं। सो दे आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कौन कौन से बताया था? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल व्हिच आर पॉसिबल। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में 4 टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल हैं। ठीक है ना। चारों की डेफिनेशन हमारी लेक्चर नंबर 2 में हुई है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्म है जो इस चैप्टर में, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। इट मींस एक पर्टिकुलर एटम या पार्टिकल को किसी सॉलिड में कितने पार्टिकल्स डायरेक्टली टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल्स को छू रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इंपॉर्टेंट टर्म हो गया भाई, बिकॉज सॉलिड की प्रॉपर्टी यही क्या है, सॉलिड्स व्हाट आर सॉलिड्स? जहां पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो भाई जिस पार्टिकल को, अगर एक पार्टिकल को ज्यादा लोग छू रहे हैं डायरेक्टली, वो सॉलिड उतना अच्छा पैक्ड है। ठीक है ना। तो यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू डिफाइन सॉलिड्स। तब डेंसिटी भी एक फॉर्मूला आपको बताया था। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? टिप्स में होना चाहिए, दैट इज Z into A upon Na into V. Z is number of atoms per unit cell, A is the atomic mass of element, upon Na Avogadro number into V. V क्या था? It is a volume of unit cell. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोलना हो, यूनिट सेल हम इमेजिन करते हैं, हम बोलते हैं कि सर इसका यूनिट सेल, लेट्स से इसका यूनिट सेल ये है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज माइंड सेट रखो बेटा, ऑलवेज एंड ऑलवेज जब भी हम यूनिट सेल का वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम में निकालते समय, लेट्स से हमारा यूनिट सेल है क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम मेरे को पता है सर A क्यूब होता है, तो हम उस A को R के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे बिकॉज हमने यूनिट सेल को इमेजिन किया है। पार्टिकल्स तो है ही, पार्टिकल का रेडियस R तो है, सो ऑलवेज एक्सप्रेस द एज लेंथ ऑफ क्यूब इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है ना। एक्सक्यूज मी, क्या बात सबको क्लियर है? ठीक है ना। सो वॉल्यूम, फिर एक टर्म आया था पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन मींस क्या हुआ, एक बार 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 रिपीट कर रहा हूं बेटा कि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। पैकिंग फ्रैक्शन क्या था सर?
एक यूनिट सेल जो आपने इमेजिन किया उसमें कितना वॉल्यूम उसका एटम्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, दैट इज कॉल्ड इट्स पैकिंग फ्रैक्शन। सो बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, इट इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होगा कि कितने वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया। सो एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल, वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जेड, कितने नंबर ऑफ एटम्स है सर जेड, तो z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन v, v इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि लेट से हमारा यूनिट सेल क्यूब है तो वॉल्यूम क्या हो गया a क्यूब, और उस a को हम r के टर्म एक्सप्रेस करके सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। सो ये सभी टर्म्स हमने डिफाइन की थी। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे क्रिस्टल में किस टाइप की पैकिंग होती है। एक होती है 1D पैकिंग जहां आप एटम्स को पार्टिकल्स को एक सिंगल लाइन के अराउंड अरेंजमेंट कर रहे हैं। फिर होती है 2D पैकिंग जब एटम्स को आप एक प्लेन में अरेंज कर रहे हैं, एक पार्टिकल्स को प्लेन के अराउंड अरेंजमेंट कर रहे हैं। एंड वन वाज 3D पैकिंग। 3D पैकिंग में जब आप एटम्स को पार्टिकल्स को एक प्लेन के साथ साथ उसकी पर्टिकुलर हाइट में भी अरेंज कर रहे हैं, 3D क्लोज पैकिंग। अल्टीमेटली सॉलिड्स में 3D क्लोज पैकिंग होती है, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड 3D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। क्या थी 2D क्लोज पैकिंग, एक बार मैं 2 मिनट पर रिवाइज करा दूं कि जब आप एटम्स को अरेंज करते हैं सच दैट एक प्लेन के लॉन्ग, सच दैट जो फर्स्ट रो का एलिमेंट एटम्स है और जो सेकंड रो के एटम्स हैं उनके सेंटर्स सेम लाइट के, उनके सेंटर्स एकदम सेम लाइन के लॉन्ग है, दैट इज कॉल्ड एट स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे यूनिट सेल मेरा किस शेप का आ रहा था, स्क्वायर शेप का आ रहा था। सिमिलरली जब आप एक प्लेन के लॉन्ग एटम्स को अरेंज करते हैं, लेकिन आपका जो सेकंड रो है उस सेकंड रो के जो पार्टिकल्स हैं दे लाई इन द, उनके बीच में जो एक वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, एक थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होती है फर्स्ट लेयर के बीच में, जो हमारे दो स्फीयर के बीच में स्पेस क्रिएट होती है, वहां पे अगर आपका स्फीयर को पुट अप करते हो दैट इज कॉल्ड इट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो व्हाई इट इज कॉल्ड इट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बिकॉज इसका जो यूनिट सेल हम निकालते हैं, जब यूनिट सेल बनाते हैं इट वाज ऑफ हेक्सागन शेप। दोनों की हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी, स्क्वायर की आई थी 78.5, हेक्सागोनल की आई थी 90%, और हमने बोला था सिंस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पैकिंग अच्छी है भाई, एकदम खतरनाक है, जोरदार है, 90% है, इसलिए सर आगे जाके चैप्टर में आप हमको 3D क्लोज पैकिंग पढ़ाओगे। जब स्पेस में आप 3D में एटम्स को अरेंज करना स्टार्ट करोगे तो उसकी जो बेस लेयर है ना सर, वो हमेशा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की रखना, बिकॉज अल्टीमेटली हम जब एटम्स को अरेंज करेंगे 3D में, स्पेस में अरेंज करना चाहेंगे, पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे 3D में, तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए उसका बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है, उसका फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट क्या बताया था, ये तो वही जो पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मेरे को संतरे की ऊपर ऊपर तक एकदम मार पहाड़ बनाना है मेरे को, तो बेटा उसका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। और आप जाके देखना बेटा संतरों के ठेले में जाके देखना, आपको रियल टाइम मिलेगा कि उनका बेस लेयर देखना बेटा, जब वो एक लाइन बिछाते हैं तो दूसरी लाइन हमेशा उस संतरों के जो दो बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है, थोड़ी सी वाइट टाइप क्रिएट होता है, तो वहां फंसाते हैं, बेस मजबूत होते जाता है, ठीक है ना। देखो उसने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किया, उसने स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया, 90% स्पेस उसने भर ली, 10% स्पेस है जिसने इसने वेस्ट करी होगी, स्पेस खाली बच रही होगी, 90% उसने स्पेस को यूज कर लिया पूरी अपनी दुकान की। सो दैट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा 3D क्लोज पैकिंग, जब एटम्स को आप एक प्लेन और एक उसके पर्टिकुलर ऊपर भी अरेंज करना स्टार्ट करें, एक लेयर बनाना स्टार्ट करें, दैट इज कॉल्ड 3D क्लोज पैकिंग। जब 3D क्लोज पैकिंग हुई तो हमारे हमको 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस पाए गए। जितने भी सॉलिड्स हमने पढ़े, आसपास जितने भी सॉलिड्स आप देख रहे हो हमारे पृथ्वी में, हमारे अर्थ में, दे हैव 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस पाए गए, ठीक है ना। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अब आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आप 12वीं के छात्र हैं और आपको, हमको पता है सर हमारी ज्योमेट्री भी उतनी खास नहीं है अभी, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस से डील करना है। इस चैप्टर में आप डील विद ओनली क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस, जहां पे आपका जो क्रिस्टल लैटिस में से जो आप यूनिट सेल एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका जो शेप होगा दैट इज गोइंग टू बी क्यूबिकल शेप। बस ये सब आपको नहीं पढ़ना। एक जगह मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक यूनिट सेल मेरा हेक्सागोनल शेप का आएगा सिर्फ एक बार, बाकी इन डेप्थ नॉलेज आपका क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस का होना चाहिए। और जब मैं क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस पढ़ा तो उसमें सिर्फ 3 टाइप के पॉसिबल यूनिट सेल आए, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ठीक है। सो आगे अभी आज की क्लास मेरी पूरी इसी पे है, ठीक है ना। मैंने कितना टाइम आप लोगों का खा लिया, तो बेसिकली 10 मिनट तो मैंने आपको सिर्फ रिवीजन में खा लिया, इतना हमने लास्ट क्लास तक कवर कर लेता। ये जो टेबल है ये टेबल आपकी टिप्स में होनी चाहिए। अब सर रट्टा मारना है कि हमको बैठ के, नहीं, लास्ट क्लास में इस टेबल को याद रखने का आपको तरीका बताया मैंने, जो मैंने खुद बनाया है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा सॉन्ग बनाया है
कि पहले आप इसको इस सीक्वेंस में याद करें, फिर इसका एक सीक्वेंस याद करें, फिर इसका सीक्वेंस याद करें, फिर इसका सीक्वेंस याद करें। ये सीक्वेंस को कैसे याद करना है इसका मैंने आपको तरीका दी, बिकॉज इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप तभी प्रोसीड कर पाएंगे जब आपको एक पूरी टेबल बना लो। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आ गया कि भाई हाउ मेनी क्रिस्टल लैटिस हैज बोथ प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बेटा अब आपको टिप्स में तो नहीं है, आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे तो आप बोलोगे सर एक जिसमें प्रिमिटिव बॉडी सेंटर दोनों है, 2 3, सर आंसर कितना हो गया 3। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा आपके मल्टीपल चॉइस के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आर पॉसिबल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। आंसर होगा क्यूबिक, टेट्रागोनल। अब इसको आप तभी आंसर कर पाओगे जब आप टेबल बना लो बहुत अच्छे से। सो यू शुड ट्राई ये टेबल आप विद इन 1 मिनट आप बना सके। इतनी स्पीड, इतना तेजी से आपके दिमाग में टेबल को याद रखने का तरीका डेवलप हो जाना चाहिए। सो व्हेनेवर यू गो फॉर रिवीजन आप इस टेबल को एक बार बनाएंगे जरूर अभय सर के लिए, बिकॉज इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, मेंस में, नीट में पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो में ये वीडियो में इसको याद करने का तरीका मैंने बताया है, ठीक है। चलिए सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। सो हमने क्या किया, जब हमने 3D क्लोज पैकिंग करी, सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, उसमें से एक टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्यूबिक। सो आज की क्लास पूरी इसी पे है। सो लेट्स स्टार्ट दी क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस। सो बेसिकली बिफोर वी स्टार्ट कि हम क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस को पढ़ेंगे, पहले क्यूब के बारे में पूरी खबर जान लें। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, बिकॉज ये सब टर्म्स यूज होंगी, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एज सेंटर्स। ये सब टर्म्स को पहले समझने की अपन कोशिश करते हैं। सो बेसिकली ये रहा क्यूब। क्यूब क्या चीज है, आपका क्यूब एक 3D फिगर है जिसकी सभी एज लेंथ बराबर होती है। इस चैप्टर में हो सकता है कि क्यूब की एज लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए टर्म यूज करूंगा स्मॉल a, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं पहले कॉर्नर्स के बारे में। सो बेसिकली अगर मैं क्यूब का पूरा एनालिसिस आपके सामने पूछूं, तो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी कॉर्नर्स डज क्यूब हैव, क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो आप बोलेंगे सर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देयर आर 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। हाउ मेनी एजेस, एजेस मींस कितनी लेंथ, कितनी लाइन है, कितनी लाइंस होती हैं। सो क्यूब है 12 एजेस। टिप्स में होना चाहिए बेटा, ये दिमाग नहीं लगाना है आपको, टिप्स में होना चाहिए, बिकॉज हम इस चैप्टर में 90% क्वेश्चन हमारे क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम के हैं। मैंने बोला बेटा हमको सिर्फ एक ही टाइप का क्रिस्टल लैटिस पढ़ना है, दैट्स क्यूबिकल। तो क्यूब के जितने भी डेटा से आपको टिप्स में होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप बना के कैलकुलेट कर रहे हैं, ये नहीं करना भाई एग्जाम टाइम। क्यूब के लिए तो पूरा डेटा टिप्स में करोगे। सो देयर आर 12 एजेस, कितने, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो कितनी एजेस हो गई, 12 एजेस। नंबर ऑफ फेसेस, कितनी फेसेस हैं, 6 फेसेस होती हैं। आपके रूम के इमेजिन कर लो बेटा, आपके रूम में फ्रंट में पीछे 2, ऊपर नीचे 4 5 6, लेफ्ट और राइट में 6, तो कितनी फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। नंबर ऑफ एज सेंटर, कितने पॉइंट्स एज सेंटर, अब जितनी एजेस होंगी उतनी एज सेंटर होंगे। कितनी एज के सेंटर होंगे, भाई जितनी एजेस होंगी उतनी एज सेंटर होंगे। जितनी लाइन होगी, जितनी एजेस होंगी, जितनी लाइंस होंगी उतनी एज सेंटर्स होंगे। दीस आर दी एज सेंटर्स। सो 12 एजेस हैं तो एज सेंटर भी कितने हो गए, 12। हाउ मेनी, कितने फेस सेंटर होंगे, सर जितने फेस होंगे उतने फेस के सेंटर होंगे। भाई जितने फेस होंगे उतने फेस सेंटर होंगे। सो 12 फेस, 6 फेसेस आ गए। कितने फेसेस है बेटा, ये आपके जैसे एक फेस ये रहा, दिस इज वन फेस। एक फेस है तो एक फेस का एक ही सेंटर है, तो कितने सेंटर हो गए, फेस सेंटर भी 6 हो गए। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, पूरे क्यूब का एक सेंटर होगा, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर, वो भी कितना होगा, 1, जो जनरली बीच में से होगा। दिस इज माई बॉडी सेंटर, दिस इज माई फेस सेंटर, दिस इज माई कॉर्नर, दिस इज माई एज सेंटर। इसको क्या बोलूंगा, ये सभी टर्म्स प्लीज आपको क्लियर होना चाहिए ना, टिप्स में होना चाहिए। नंबर ऑफ फेस डायगोनल, कितने फेस डायगोनल होंगे, ध्यान रखो बेटा एक फेस से 2 डायगोनल पास होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला फेस अपन डील करते हैं, ये वाला जो फेस है, उस फेस को मैं हाईलाइट करता हूं दूसरे कलर से। लेट्स से आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फेस। इस फेस को अगर मैं यूज करूं समझाने के लिए, तो बेटा एक फेस में कितने डायगोनल बने, 2 डायगोनल बनेंगे। देखो एक डायगोनल ये रहा, दूसरा डायगोनल ये रहा। तो बेसिकली कितने फेसेस है, टोटल 6 फेसेस है। सो वी आर गोइंग टू हैव 12 फेस डायगोनल्स, ठीक है ना। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितनी होगी बेटा,
ये एज लेंथ अगर ए है, अब ये सब टिप्स में होना चाहिए बेटा, ये एज लेंथ अगर ए है तो बेटा ये जो बीच में एंगल है ये 90 डिग्री का है, ध्यान रखना, क्यूब है 90 डिग्री है, तो एच लेंथ ऑफ फेस ट्रायंगल होती है आपकी √2a, ठीक है ना। सिमिलरली बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे, ध्यान रखें, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने हैं, 4, और एक बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी है, √3a। बॉडी डायगोनल्स 4 कैसे हुए बेटा, देखो जरा नीचे यहां से देख लो, इसको देख लो भाई, एक सी पॉइंट से आपका अपोजिट में जो पॉइंट है जो बॉडी सेंटर से पास हो रहा है, ध्यान रखना। अब सी के फेस में देखो, थोड़ा इमेजिन करने का डेटा कोशिश करो, सी का जो फेस है ये वाला फेस है, तो ये अगर मैं सी टू बी बनाऊंगा तो फेस डायगोनल बन जाएगा, तो सी से पास होता हुआ बॉडी डायगोनल कौन सा हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा सी से पास होता हुआ बॉडी डायगोनल कौन सा है जो सी से कनेक्ट करेगा, सो इट इज गोइंग टू बी C2F। सिमिलरली जी से बॉडी डायगोनल कौन सा होगा, अब जी देखो ये वाले फेस का है, जी ये वाले फेस का है, तो ये अगर मैं G2F बोल लूंगा तो फेस डायगोनल हो जाएगा, तो बेसिकली जी से अपोजिट कौन सा है, G2B। सिमिलरली डी से बॉडी डायगोनल कौन सा होगा, अगर डी से बोल दिया, डी से जी बोल दिया तो फेस डायगोनल हो जाएगा, सो डी से ई इज माय बॉडी डायगोनल, एच से ए इज माय बॉडी डायगोनल, अगर एच से मैंने ई बोल दिया, देख के तो लग रहा है ई, तो दैट इज माय फेस डायगोनल, उस फेस का है, so एच के अपोजिट डायगोनल कौन सा है, ए, सो दीज आर द 4 बॉडी डायगोनल्स व्हिच पासेस थ्रू बॉडी सेंटर सिर्फ एक ही है, बट डायगोनल्स कितने हमारे पास 4, ठीक है ना। सो आई वांट एवरीवन, ये सभी पैरामीटर्स आपके यहाँ पे एकदम मतलब आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेट होना चाहिए। अगर मैं बोला बच्चों को नंबर ऑफ एजेस कितनी है, अगर आपने सोचना स्टार्ट किया इट मींस आपने चीजों को रिवाइज नहीं किया है। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस डेटा सबकॉन्शियसली कि भाई आपके टिप्स में हो, नंबर ऑफ एजेस कितनी है 12, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं 8, नंबर ऑफ फेसेस कितनी है 6, नंबर ऑफ एज सेंटर कितने हो जाएंगे 12, नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने हो जाएंगे 6 बिकॉज 6 फेसेस है, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितने हैं 1, ये सभी डेटा यूज होंगे बेटा क्वेश्चंस में, बहुत आते हैं क्वेश्चंस और इसका यूज बहुत होता है, तो प्लीज इनको आप बहुत अच्छे से याद रखें। चलो अब छोटा सा एक पार्ट और क्या सर, दैट इज व्हाट, अब मैं बता रहा हूं आपको, कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ डिफरेंट लोकेशन ऑफ ए क्यूब। देखो हम पढ़ रहे हैं एक क्रिस्टल, हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, इसी कारण मैंने उसमें से एक यूनिट सेल निकाला जिसका नाम था क्यूब। अब मेरे को पता है सर इस क्यूब के चारों ओर वो क्यूब से घिरा हुआ है, बिकॉज रेगुलर अरेंजमेंट है ना, अगर मैं इस क्यूब को जोड़ते जाऊंगा तो मेरे को पूरा इंटायर क्रिस्टल मिल जाएगा। इट मीन्स ये जो क्यूब है, जो यूनिट सेल है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन अब आप यूनिट सेल को पढ़ने वाले हैं, लेकिन सर उस यूनिट सेल में अगर कोई एटम कॉर्नर में है तो क्या वो एटम पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में है क्या, नहीं सर, सिंस इस यूनिट सेल के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर पूरा का पूरा भरा हुआ है यूनिट सेल, ये यूनिट सेल को जोड़ते जाओगे तो पूरा इंटायर क्रिस्टल मिल जाएगा। इट मीन्स क्यूबिक्स जो यूनिट सेल निकाल रहे हो सर, उस यूनिट सेल के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल 100% उस यूनिट सेल का नहीं है, पूरा का पूरा पोर्शन उसका यूनिट सेल में नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, अगेन ये पार्ट भी आपके टिप्स में होना चाहिए। हम अभी इमेजिन कर रहे हैं, ये डायग्राम एग्जाम टाइम थोड़ा आप याद करोगे बनाओगे या फिर सोचोगे, ये डेटा भी आपके टिप्स में होना चाहिए। इसलिए ये सब चीज को मैं ऑलरेडी पीपीटी में बहुत शानदार तरीके से लिख के ला रहा हूँ कि जब आप इन चीजों को पढ़ो रिवाइज करो तो आपको चीजें तुरंत तुरंत रिकॉल होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ कॉर्नर, ठीक है ना। कोई भी क्यूब के पार्टिकल अगर कोई कॉर्नर में है तो बेटा आप ये पार्टिकल को इमेजिन मत करना, क्यों सर, बिकॉज मैंने इस साइड कुछ नहीं बना के दिया डायग्राम, बिकॉज ये ऐसा तो नहीं क्रिस्टल यहाँ खत्म हो गया, क्रिस्टल इसके पीछे लेफ्ट में भी है, तो बेसिकली आप इस क्यूब का वो ऐसा पार्टिकल उठाओ जो कि चारों तरफ से घिरा हो, तो ये रहा पार्टिकल। इसको आप जब देखोगे तो आप देखो बेटा ये क्रिस्टल एक ये रहा जिसमें प्रेजेंट है, ये बगल में क्रिस्टल है उसके प्रेजेंट है, एक उसके जस्ट पीछे 2 क्यूब ऐसे हैं जहां उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा होगा स्फीयर का, इमेजिन इट एज अ स्फीयर, अ टेनिस बॉल। सिमिलरली ऐसे ही क्यूब के चारों पर एक क्यूब होंगे, तो बेसिकली टोटल ये जो स्फीयर है ये 8 क्यूब के साथ शेयर हो रहा है, 8 क्यूब के साथ, कोई भी एटम कॉर्नर में है क्यूब के तो ये 8 क्यूब के साथ शेयर हो रहा है, तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। अगर कोई एटम क्यूब के एक कॉर्नर में है उसका कंट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में सिर्फ 1/8 होगा, ठीक है ना। सिमिलरली एज के सेंटर, अब देखो ये सब ये जो वो पॉइंट्स हैं, ये जो कॉर्नर एज सेंटर, ये वो पॉइंट्स हैं
जब मैं यूनिट सेल निकालूंगा, दिस आर दी यू नो पॉइंट्स विच आर स्पेसिफिक, यूनिट सेल की फिक्स्ड पोजीशंस है, पार्टिकल्स यही प्रेजेंट होंगे, तभी तो उसका क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल क्यूबिक निकला। अगर पार्टिकल्स रैंडम किसी पॉइंट पे पटक दिया आपने, तो बेटा फिर उसका यूनिट सेल क्यूब नहीं कहलाएगा। सो दिस आर दी वी डोंट, वी कैन से दिस आर दी यूनिट क्यूब की, दिस आर दी की एरियाज। तो हमको इस सभी की एरियाज पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना है एक पर्टिकुलर यूनिट सेल को पता होना चाहिए। एज सेंटर, एज मींस किसी एज के बीच में हो। एग्जांपल के तौर पे देखो ये वाला एज, ये जो एज है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ध्यान रखना ना। तो इस एज के देखो सामने क्यूब, पीछे क्यूब, ऊपर एक क्यूब है देखो ये वाला, और उसके पीछे एक क्यूब है। सो बेसिकली दिस एज इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन 4 यूनिट सेल, देयरफॉर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4। यू हैव टू रिमेंबर इट, भूलना नहीं है। एज पे बैठा शेल, एज पे कोई अगर मेरा सॉरी स्फीयर है, पार्टिकल है, तो उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना है 1/4 ओनली, बाकी 3/4 तो बाकी सब यूनिट सेल में आएगा। फेस पे जो बैठा एटम है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ है बेटा, बिकॉज ये यूनिट सेल रहा, लेट्स ये वाला फेस लिया, तो इसके फेस से जुड़ा एक ही यूनिट सेल है बगल में बस, इस फेस को पकड़ा हुआ एक ही यूनिट सेल बना है बगल बस ये वाला। तो अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इज शेयर्ड बिटवीन 2 क्यूबिक यूनिट सेल, देयरफॉर उसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया हाफ। और कोई बॉडी सेंटर में है तो उसका वो कंप्लीटली पूरे का पूरा यूनिट सेल में है, देयरफॉर उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 100%। रिमेंबर इट, ये याद रखना है बच्चा, मैं आपको पीपीटी में नहीं बता सकता, बट यू हैव टू रिमेंबर इट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिमेंबर, टिप्स में होना चाहिए रिमेंबर। समझ तो लिए सर, बट याद भी रखना है। ये कुछ की पॉइंट्स थे आपके, जो आपको एक क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सिंपल वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अभी मैं क्यूब के यूनिट सेल को डिस्कस नहीं किया अभी तक मैंने। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन लाया हूँ मैं, एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट है, टोटल 6 क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों को। टोटल क्वेश्चन को पढ़ें, देखो ये कॉमन, ये एक आस्ट, ये ऐसे क्वेश्चन जेई और नीट में पूछे जाते हैं। जेई मेंस और नीट में, एडवांस में तो नहीं, बट जेई मेंस और नीट में कई बार आते हैं, कई बार। तो बेटा इन क्वेश्चंस को करना आना जरूरी है आपको। कैसे करना है देखो, क्वेश्चन को पढ़ो आप। डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। ए एंड बी करके एक पार्टिकल है, इन विच ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ए एक ऐसा पार्टिकल है जो कहां प्रेजेंट है, क्यूब के कॉर्नर पे है, एंड बी इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। तो बी कहां प्रेजेंट है आपका, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब। तो बस कुछ नहीं करना आपको यार, आपको इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। सिंस ए इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने निकालना है। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, एक ए के एटम्स कितने हो गए बेटा। मैं एक यूनिट सेल को डिस्कस करूँ, यूनिट सेल को मैंने समझ लिया, तो अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर क्रिस्टल। अब एक यूनिट सेल में ए के एटम्स कितने हो गए सर, ए इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अब मेरे को पता नहीं चाहिए कि 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 के, क्यूब के 8। और अगर 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर में एक एक सॉलिड है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। टोटल कॉर्नर्स कितने 8, और हर एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। सो 8 इंटू 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितने आ गए 1। समझ में आया ना कैसे, व्हाट इज 8, इट इज नंबर ऑफ कॉर्नर्स, एंड व्हाट इज 1/8, इट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर। सिमिलरली देयरफॉर नंबर ऑफ बी एटम्स भी कितने हो गए, तो बी कहां प्रेजेंट है, सेंटर पे। बॉडी सेंटर कितने होते हैं सब 1, बॉडी सेंटर, क्यूब का सेंटर कितना होता है, बॉडी सेंटर कितना होता है 1, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है इनटू 1। देयरफॉर बी के एटम्स कितने हो गए 1। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया सर, ए के टोटल एटम्स कितने हैं 1, बी के एटम्स टोटल कितने हैं 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया ए बी। ये हो गया आपका आंसर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, सॉरी, ठीक है ना, ये थोड़ा ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इज वेरी गुड। सेकंड पार्ट आपके लिए जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इनफैक्ट नीट का क्वेश्चन है। ये तो बेटा हो गया सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है जो आपका सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी नहीं बोलूंगा, अल्टीमेटली थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। व्हाट विल बी द फॉर्मूला इफ एनी वन एटम इज रिमूव फ्रॉम द कॉर्नर।
अब कॉर्नर्स अगर आपने एक एटम हटा दिया किसी एक भी कॉर्नर से, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभी दिस पार्ट इज बिकम इंटरेस्टिंग। भाई अगर आपके टोटल एटम कॉर्नर कितने हैं? 8, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए एटम्स कितने हो गए? सर पहले ए के एटम्स कितने थे? 8, बट एक कॉर्नर से एटम हट गए तो टोटल एटम्स कितने हो गए? 7। अब 7 एटम्स हैं, सभी 7 कॉर्नर में 7 स्फीयर्स हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। देयरफॉर ए के एटम्स कितने हो गए? 7/8। बी के एटम्स में तो कोई चेंज हुआ नहीं, बिकॉज आपने कॉर्नर से एटम हटाया तो बॉडी सेंटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बी के एटम्स कितने हो गए? 1। देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया? आपका फॉर्मूला बन गया ए 7/8, ये बी। ठीक है ना? अब जनरली इसको हम सिंपल फॉर्म में दिखाते हैं, तो अगर लेट्स से हमने इस मॉलिक्यूलर को ए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, देयरफॉर इसका ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है A7B8। सो आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन मिलेगा आपको, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया? क्या क्वेश्चन में लिखा था कि आपने एक कॉर्नर एटम हटा दिया, कॉर्नर में कौन बैठा था? एक ए, तो टोटल कॉर्नर एटम्स कितने हो गए? 7, हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। देखो नंबर ऑफ ए एटम्स कितने हो गए? 7/8। कुछ इस तरीके से आपको इन चीजों को एनालाइज करना है। चलो अब इसको भी और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट तो इजी आप कर लेंगे, बट मैं सॉल्व करूंगा, बट सेकंड पार्ट मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, तो सेकंड पार्ट इसका मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, तो उसमें आप लोग मेरे से ध्यान देंगे। पहले फर्स्ट पार्ट क्रैक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इजी है। डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ए एंड बी इन विच ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड बी इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर। अगेन ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ क्यूब और बी कहां प्रेजेंट है? आपका फेस सेंटर ऑफ क्यूब। बताइए भाई, देखो नंबर ऑफ ए एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा? सिंपल क्वेश्चन। सर ए हमारा है कॉर्नर में, कॉर्नर कितने होते हैं सर? 8, बट हर एक कॉर्नर का सिर्फ 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में आता है, तो 8 इंटू 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितने हो गए? सॉरी 1। नंबर ऑफ बी एटम्स कितने हो गए हमारे पास बच्चों? सर बी कहां प्रेजेंट है? फेस में। अब रटा हुआ नहीं है बेटा, कितने फेसेस होती है सर? 6 फेसेस होती है। फेस में बैठा एटम या पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक यूनिट सेल में सर? हाफ, तो 6 इंटू 1/2 कितना हो गया? 3। देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो गया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सो प्लीज इसके लिए जो मैंने अभी स्टार्टिंग के नेक्स्ट टू मैंने लास्ट 2 स्लाइड्स जो आपको दी कि आपको टिप्स में करना तो करना है, ये दोनों डेटा को टिप्स में करना है। अगर आप एग्जाम टाइम बैठ के सोच रहे हैं कितनी फेसेस होती हैं, तो भाई मैं फिर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इस चैप्टर में जब भी आप पार्ट करें तो ये सब चीज को आप टिप्स में करने की कोशिश करो, क्योंकि हमको बस एक ही क्रिस्टल सिस्टम को डील करना है। भाई रोम्बस वोम्बस तो मैं डील ही नहीं करा रहा हूँ, रोम्बस ट्राइक्लिनिक टेट्रागोनल वो सब होता तो बोलता भाई इतने डेटा कैसे याद करोगे, बट इतना तो याद कर ही सकते हैं। और क्यूब तो बचपन से डील कर रहे हो भाई, ठीक है ना? साथ में कॉन्ट्रीब्यूशन को याद कर लो। कॉर्नर में बैठे का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। फेस में बैठे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। एच में बैठा एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/4। और बॉडी में बैठे सेंटर में बैठे कॉन्ट्रीब्यूशन का एटम कितना है? पूरा का पूरा, दैट इज 1। ठीक है ना? उस पर बेस्ड क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, अब ये पार्ट तो बहुत इजी था। अब इसी फॉर्मूले पे अगर पूछा है व्हाट विल बी द फॉर्मूला, अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला इफ ऑल द एटम्स अलोंग एनी फेस डायगोनल, एक अलोंग एनी वन, इफ ऑल द एटम्स अलोंग एनी फेस डायगोनल आर रिमूव्ड, किसी भी एक फेस डायगोनल के अलोंग सभी एटम्स को अगर आपने रिमूव कर दिया, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब फेस डायगोनल, किसी भी एक फेस डायगोनल, भाई कोई भी एक फेस डायगोनल होगा, लेट्स से दिस इज माय फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल क्यूब के कॉर्नर से पास होगा, तो बेसिकली दो तो कॉर्नर गायब कर दिए सर आपने। और सिंस यहाँ पे एटम्स हमारे फेस सेंटर में भी है, इस सिस्टम पे हमारे पास एटम्स फेस सेंटर में भी है, तो बेटा एक एटम फेस सेंटर से भी गायब हो जाएगा। भाई अलोंग द फेस डायगोनल गया, तो यहाँ पे जो एटम्स हैं ये भाई ए के एटम्स हैं कॉर्नर के, ये जो है ये कॉर्नर के एटम्स हैं, जिसमें से कौन गायब हुआ? ए। और यहाँ पे बी के भी एटम्स तो पास हो रहे हैं, बिकॉज आपने एक फेस डायगोनल पार किया, गायब किया, तो उस फेस डायगोनल तो पास हो रहा है, फेस सेंटर से पास हो रहा है। और यहाँ पे फेस सेंटर में किसके एटम्स प्रेजेंट है? बी के, तो बेसिकली आपका जो फेस सेंटर है ये भी गायब हो गया, जिसमें किसके एटम्स है? बी के। अब मैं पूछूं देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितना हो गया? ए कहां कहां प्रेजेंट था? कॉर्नर में।
8 कॉर्नर होती है, आपने 2 कॉर्नर गायब कर दिया, तो बेसिकली टोटल कॉर्नर्स कितने 6। अब बाकी 6 कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, 6 इंटू 1/8 कितना आ गया, तो इट इज 2 3 2 4 8 2/4 हो गया, 2 3 6 और 2 4 तो 3/4 हो गया आंसर। अब बी के एटम्स कितने हो गए, सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी एटम्स ऑफ बी कितने हो गए, बताइए भाई कितनी फेसेस है, सर 6 फेसेस है, 6 फेसेस में 6 एटम्स थे, बट उसमें से एक फेस सेंटर गायब हो चुका है, तो टोटल फेस सेंटर कितने हो गए सब 5, और हर एक फेस सेंटर बैठे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, तो कितना हो गया 5/2। क्या मेरी बात क्लियर है, देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या बन गया, देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बन गया हमारे पास, बताइए, सो इट इज गोइंग टू बी A 3/4 B 5/2, ठीक है ना। इसको एनालाइज करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों का एलसीएम कॉमन कर दिया, तो मैंने बी वाले को लेट से बी वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, तो इट इज A 3/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो इट इज 10/4, तो देयर सिंपलाइज फॉर्मूला क्या बन गया A3B10, ठीक है ना, फिर 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अल्टीमेटली है आपका कॉन्सेप्ट कि आपने एलसीएम कॉमन करके फिर उसको कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। सो बेसिकली मैंने क्या किया, बी वाले को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10/4 बन गया, अल्टीमेटली पूरे फॉर्मूले को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो A3B10, सो दिस इज योर आंसर। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये भी ऑप्शन मिल सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ, हम जो रिप्रेजेंट करते हैं हम एक फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, और इसी कारण से बेटा आप याद करो, आपने पढ़ा होगा, आपने एक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा Fe.93O, ये सब क्या है बेटा 0.93, बेसिकली दिस आर डिफेक्ट्स, यही तो डिफेक्ट्स हैं कि आपके किसी क्रिस्टल में से किसी किसी के कॉर्नर से एटम निकल गया, किसी के फेस सेंटर से एटम निकल गया, और उसी के कारण आपको जो इफेक्टिव नंबर ऑफ जो एटम्स मिलते हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में वो मिलते हैं फ्रैक्शन में, Fe.93O, यहाँ पे भी Fe.93O में इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट, जहाँ पे Fe का किसी पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ दी कहीं पोजीशन से एटम निकल जाता है, तो वहां पे जो नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन में आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अगेन इसका मेरा जो सेकंड पार्ट है जहां मैं एटम्स को रिमूव कर रहा हूं वो मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, वहां पे मेरे को आपको सिखाना है, बिकॉज वो मेरे लिए जेई मेंस का क्वेश्चन है, वो मेरे लिए नीट का क्वेश्चन है, सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, जो फर्स्ट पार्ट है, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए एंड बी इन विच ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। अब ए जो है आपका इट इज प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, अब ए आपका कॉर्नर प्लस फेस सेंटर दोनों में है, और बी आपका प्रेजेंट है while बी इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर ऑफ द क्यूब, भाई बी इज प्रेजेंट एट आपका बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। चलो भाई निकालिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, निकालिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, निकालिए, इसको तभी कर पाओगे आप जब आपको डेटा टिप्स में कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितनी है, नंबर ऑफ एजेस कितनी है, नंबर ऑफ एज सेंटर कितनी हुई, नंबर ऑफ फेस सेंटर कितनी हुई, ये सभी डेटा टिप्स होना जरूर, जो मैंने आपको जस्ट कराया भी, इसलिए वो पार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि टिप्स में करो भाई, ऐसा नहीं कि सर रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना बेटा, चीजों को समझ के याद रखो, यही केमिस्ट्री है, ठीक है ना। केमिस्ट्री यही है, मैथ्स क्या है, आपने कंसेप्ट सीखा, यू कैन सॉल्व एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इफ योर कंसेप्ट इज स्ट्रांग। केमिस्ट्री में ऐसा है कि भाई आपको समझ के चीजों को याद भी रखना पड़ेगा, यही केमिस्ट्री है भाई, समझो याद करो, समझो याद करो, समझ के तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे एग्जाम टाइम में, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम जब साइंटिस्ट बनने जाएंगे तब हम चीजों को समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे भाई। तुमने मुझसे कोई दोबारा सवाल पूछ लिया तो मैं सोच के दिमाग लगा के बताऊंगा, ये मेरा साइंटिस्ट डिग्री हो जाएगी जब मैं तुम रिसर्च करने जाओगे, अभी तुमको एग्जाम क्रैक करना है, दैट इज योर प्राइम फोकस, ठीक है ना। हम तुम आ रहे हो मेरे पास पढ़ाई करने आ रहे हो नीट के लिए, स्कूल सीबीएसई 11th 12th के लिए, बोर्ड्स के लिए आ रहे हो, जेई के लिए आ रहे हो, तो यहाँ पे एग्जाम क्रैक करना है तो डेटा को आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितना हो गया, ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑल्सो, तो कॉर्नर में कितने एटम्स होते हैं 8, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8, प्लस ए इज ऑल्सो प्रेजेंट एट फेस सेंटर, फेस कितनी है हमारे पास 6, और हर एक फेस पे एक सेंटर है, और हर एक फेस में बैठे सेंटर पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/2, तो कितना आ गया 1 + 3 कितना आ गया 4, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितना आ गया 4, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी कितना आ गया, बी इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, बॉडी में कितने एटम्स आते हैं सेंटर पे एक, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1,
प्लस कितनी एजेस हैं, एज सेंटर कितनी एजेस हैं, 12 एजेस हैं। कितनी लेंथ है बेटा, 12 एजेस हैं। और 12 एज के बैठे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। एज में कोई भी एटम है तो 4 क्यूब के साथ शेयर होता है, एक क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4। सो अगेन इट इज 1 + 3 कितना आ गया, 4। देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो गया आपका, यू हैव टू राइट द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। आपको A4 B4 नहीं लिखना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा आपका AB। भाई एक ए के 4 एटम के लिए B के 4 एटम है, सो बेसिकली द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज AB। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं बेटा H2O का फॉर्मूला क्या है, वाटर का फॉर्मूला है, आप H2O बोलते हैं, ना कि सर H4O10, ठीक है ना, सॉरी H4O2, आप ये नहीं बोलते, ठीक है ना। यू हैव टू टेल द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, तो वही लिख रहे हैं हम यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट में लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये अच्छा पार्ट हो गया। What will be the formula if all the atoms along any phase plane, एक फेस के सभी एटम्स को तुमने गायब कर दिया। अब क्या क्या गायब हो रहा देखो बेटा, आपके उस फेस में कहां कहां एटम्स हैं, अब बताओ, अब फेस प्लेन बनाओ बेटा। इफ ऑल द एटम्स अलोंग एनी फेस प्लेन, फेस प्लेन पूरे के पूरा फेस ही गायब कर दिया आपने क्यूब का। अब ड्रॉ करिए बेटा फेस। चलिए ए के एटम्स कहां कहां प्रेजेंट है, सर ए के एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, तो सर ये ए के एटम्स है, ये चारों गायब हो गए और एक फेस सेंटर का एटम गायब हो गया। बी के एटम्स कहां कहां प्रेजेंट है, सर बी के एटम्स प्रेजेंट है बॉडी सेंटर, जो कि फेस में लाई नहीं करते सर। बी के प्रेजेंट एटम्स कहां प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर जो फेस है, लेकिन एज सेंटर, एजेस है जो फेस में आती हैं। तो ये हो गया हमारे बी के एटम्स, ठीक है ना। सो ये ए के एटम्स हो गए आपके जो गायब हुए, और ये हो गए बी के एटम्स जो गायब हुए। तो बचाओ भैया फॉर्मूला, देखो 4 कॉर्नर खत्म हो गए बेटा, ध्यान रखो बेटा 4 कॉर्नर खत्म हो गए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितना हो गया, अब सोचो बेटा कॉर्नर पे टोटल कितनी कॉर्नर होती, 4, 8, 8 में 4 कॉर्नर खत्म हो गई है की, कितनी कॉर्नर बचे, 4। हर एक कॉर्नर बैठे का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 प्लस फेस सेंटर, एक फेस सेंटर भी गायब हुआ है भाई, ए का एक फेस सेंटर भी क्या गायब हुआ है, देखो ये तो कॉर्नर है बेटा, ये कॉर्नर है, ये फेस सेंटर है जो गायब हुआ, ये एज सेंटर है। तो टोटल फेसेस कितनी होती, 6, देखो टिप्स में होगा 6, उसमें से एक 6, हर एक फेसेस में एक एक फेस सेंटर होगा, हर एक फेस का एक फेस सेंटर होगा, बट उसमें से एक फेस सेंटर गायब हो गया, तो टोटल फेसेस कितनी होगी, 5, और एक हर एक फेस में सेंटर में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 1/2। तो कितना आ गया आपका ये 4/8 प्लस 5/2, 4 2 8 कर देते हैं, सो 1/2 प्लस 5/2 कितना आ गया, 6/2। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितना आ गया, 3। सिमिलरली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी कितना हो गया बताइए, बी कहां प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर को कुछ नहीं हुआ बिकॉज आपने जो भी एटम्स को गायब किया किसी फेस के अलावा गायब किया। देखो बेटा क्वेश्चन आएगा, इफ ऑल द एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल आर रिमूव, अब अगर मैं एटम्स को बॉडी डायगोनल रिमूव किया तो कौन कौन से एटम्स गायब होंगे, एक बॉडी डायगोनल, बॉडी सेंटर में अगर एटम्स है वो गायब हो जाएंगे, और 2 कॉर्नर के एटम भी गायब हो जाएंगे। क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, मेरी ट्राई टू जस्ट अगर मैंने लिखा ऑल दी बॉडी डायगोनल अलोंग दी बॉडी डायगोनल, अब बॉडी डायगोनल जब पास होता है तो पास होते समय एक बॉडी सेंटर से पास होता है और 2 कॉर्नर से पास होता है, तब वहां से बॉडी सेंटर गायब करेंगे। लेकिन अभी अभी आपका कहां से एटम रिमूव किया मैंने, फेस प्लेन, तो बॉडी सेंटर से कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं, 1:1। जब आपने फेस प्लेन से गायब किया तो आपकी 4 एटम्स एजेस से भी गायब हो गई। अब टोटल एजेस कितनी है हमारे पास, 12, देखो टिप्स में डेटा मेरे पास 12, उसमें से 4 एजेस एज सेंटर गायब हो गए, 4 आपने पूरा फेस प्लेन के एटम्स गायब कर दी, तो बेटा 4 एजेस के एटम्स भी गायब हो गए। तो टोटल एजेस कितनी हो गई मेरे पास, अब 12 में से 4 एजेस खत्म हो गई, तो बटा कितनी एज सेंटर, 8, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 1/4। सो अगेन 1 + 1, 1 + 4 2 3, कितना आ गया, 3। देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया, इट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिख दूं, सॉरी A3B3 है, दिस इंप्लाइज अ सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया, AB। शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। सो एटम्स को कैसे कैसे रिमूव कर सकता हूं, इफ द एटम्स अलोंग द एज आर रिमूव, ऑल द एटम्स अलोंग एज आर रिमूव, अगर एटम्स एज के अलोंग रिमूव किए
तो अगर आपके आइटम्स कहाँ से खत्म हो जाएंगे, दो कॉर्नर से खत्म हो जाएंगे। अगर पार्टिकल्स एज सेंटर पे रहे तो एज सेंटर भी खत्म हो जाएगा। अगर एटम्स को अलोंग फेस डायगोनल रिमूव किया तो दो कॉर्नर के एटम खत्म हो जाएंगे, और अगर एटम फेस सेंटर में तो फेस सेंटर भी गैप खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, अगर मैं फेस डायगोनल के अलोंग एटम्स को रिमूव कर रहा हूं तो अब एक कॉर्नर के दो एटम्स गैप करोगे, बट अगर फेस सेंटर में कुछ होगा तो खत्म होगा। अगर फेस सेंटर में कुछ है ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इफ ऑल द एटम्स अलोंग द फेस प्लेन आर रिमूव, ये करा दिया। इफ ऑल द एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल आर रिमूव, तब दो कॉर्नर एटम्स एक बॉडी सेंटर गैप कर देना, ठीक है ना। सो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, दीज आर द वेरी गुड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। अब इनको क्रैक करने के लिए आपको जो डेटा मैंने स्टार्ट में याद कराया वो आपको टिप्स में होना जरूरी है, ठीक है। सो दिस वीडियो हैज टेकन ऑलरेडी 40 मिनट्स, सो आई थिंक आई शुड नॉट स्टार्ट अगर अनदर, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक अनदर 50 मिनट्स, ठीक है ना। सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। सो बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पे। हमने पढ़ा 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं इन क्यूब। जब आपका क्यूब एक क्रिस्टल बनता है उसमें 3 टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल है। कौन कौन सी? सिंपल, एक बॉडी सेंटर, एक फेस सेंटर। इन तीनों टाइप की यूनिट सेल के लिए हम सारे पैरामीटर्स को निकालेंगे। सारे पैरामीटर्स एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे पहला पैरामीटर आप निकालेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसकी एज लेंथ को ए को, जो यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल की एज लेंथ को आप आर के टर्म में एक्सप्रेस करना सीखेंगे आप। फिर आप वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालेंगे कि उस क्यूब सेल में कितने वॉल्यूम ऑफ एटम्स है। आप यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे और उसकी मदद से आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है ना। फिर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। फिर आप परसेंटेज ऑफ व्हाइट स्पेस, कितनी परसेंटेज व्हाइट स्पेस है, आप डेंसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। और फिर आप डील करेंगे कि सिंपल यूनिट सेल में कितने टाइप के नेबर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेबर आर देयर। अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, कि एक पर्टिकुलर एटम के कितने एटम्स को डायरेक्टली टच कर रहे हैं। अब इसको क्रैक करने का मैंने आपको बहुत अच्छा टेक्निक दिया था। मैंने आपको एक टेबल बोली थी स्टार्टिंग में याद रखने के लिए, इसको वापस आपको दिखाऊंगा मैं। तो हम 3 टाइप के नेबर को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक तो डिस्कस करेंगे अपन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा बेटा, बस मैं हिंट दे रहा हूँ। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, सॉरी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर हो गया। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब ये सब क्वेश्चंस तगड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप, मेरा एक टेबल है जो अगर आप याद रखें तो उसको आप 2 सेकंड के अंदर कर लेंगे, 2 सेकंड के अंदर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर तो बेटा आपके लिए स्कूल का, ये आपके लिए हो गया, लेट्स से आपका सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इफ यू टॉकिंग अबाउट जेईई मेंस तो एटलीस्ट आपको नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर में निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर मतलब क्या हो सर, जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस घर पे रहते हैं, आपके घर के सामने लेट्स से रोड है, बट आपके बगल में 2 घर हैं आपसे जुड़े हुए और पीछे एक घर है जुड़ा हुआ, तो यू हैव 3 नेबर्स। बट मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी यू हैव नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो बेटा आपके जो नेबर है उनको छोड़ के जो बगल वाले 2 घर है, now they too have become your next nearest neighbor। वो आपके next nearest neighbor, they are not neighbors, they are next nearest neighbor। एक को छोड़ के जो नेबर है, ठीक है ना। पीछे जो घर है उसके पीछे एक घर को छोड़, उस घर को छोड़ के जो है दैट इज कॉल्ड इट नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। फिर ऐसे पूछा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं और कितनी डिस्टेंस में है, वो पार्ट हम पूरा करेंगे और वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करेंगे। आपको ये टेबल याद है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराई थी, फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था याद करने के लिए। अगेन इसको दोबारा समझाऊंगा आपको। फिर सिमिलरली हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए सभी पैरामीटर्स को निकालेंगे। फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के हम सभी पैरामीटर्स को निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास कुछ ऐसा हमारा फ्लो रहने वाला है और हम क्यूबिक यूनिट सेल को इन डेप्थ कंप्लीट कर लेंगे। अल्टीमेटली यही क्वेश्चंस हैं आपके, बट फिर भी बच्चों की सेटिस्फैक्शन के लिए, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए इन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने आपको कराया है, जो कि थ्योरी में करा दिया, अब इसको क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ के आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सो दैट इज आल्सो आई एम गोइंग टू कवर कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज में आपसे कैसे पूछेगा, अल्टीमेटली पूछेगा यही, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। सो आई थिंक आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आज का, ठीक है ना। और इन सभी क्वेश्चंस के डेटास की प्लीज आप प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है ना। यू शुड बी वेरी मच फैमिलियर अबाउट ऑल दोस डेटास एंड ऑल, ठीक है ना। ये चीज आपकी यहाँ पे ऐसे सेट होनी चाहिए, परमानेंट। मतलब मैं आपसे पूछूं और आपका रिस्पॉन्स है, हाउ मेनी एजेस आर देयर सर 12, हाउ मेनी फेसेस आर देयर सर 6, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर सर 8। ऐसे टिप्स में आपके डेटा आना चाहिए। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट इन एच सेंटर सर 1/4। ऐसा नहीं सर, हम सर इमेजिन करके बताएंगे, इतना टाइम नहीं बेटा। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम आपके टिप्स में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग बन जाएगा, ठीक है। चलिए सो आज के सेशन को अपन यही खत्म करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, ठीक है ना।
और मैं सेशन को लंबा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अल्टीमेटली मैं नॉन स्टॉप बोलते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ। फिर आपको लगेगा सर आप तो थोड़ा बहुत मस्ती क्या करो, बट मैं सेशंस को रिकॉर्ड ही इसलिए कर रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग लाइव बिकॉज जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे लेक्चर्स में आपको सिर्फ कंटेंट मिले। आप 40 मिनट सिर्फ पढ़ाई करके निकल जाओ, भले उसके बाद आप 20 मिनट का ब्रेक लो, बट अगर मैं 40 मिनट का सेशन ले रहा हूँ और उसमें 20 मिनट बकवास कर रहा हूँ, 20 मिनट पढ़ा रहा हूँ ना, और 20 मिनट ऐसे करके सॉलिड स्टेट को मैंने 25 लेक्चर पढ़ा दिया, तो मैं उसमें कुछ खास मैंने आपको फायदा नहीं दिया, मैंने आपका टाइम वेस्ट बहुत कर दिया, जो कि मैं करना नहीं चाहता। ठीक है ना? सो इसलिए मैं आपके सेशंस को मैक्सिमम आपके रिकॉर्डेड रखूंगा, सो दैट मैं सेशंस में आपके चैट्स को, नो डाउट मैं आपका डाउट्स भी रिजॉल्व करना है, बट दैट इज अ डिफरेंट तरीका टू हैंडल दैट। लाइव जाऊंगा, मैं जानता हूं मैं आपके कहीं ना कहीं मैं आपके डाउट्स में अगर घुस गया और आपके चीजों को रिस्पॉन्ड कर दिया तो हमारे सेशंस अननेसेसरी लेंथी रहेंगे, सब लेंथी हो रहा है। ठीक है ना? सो मैं सेशन को वाइंड अप करता हूं। सो सी यू अगेन टुमारो, एंड टिल देन प्लीज मेक श्योर आप कंटिन्यूसली चीजों को रिवाइज करें, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दैट इज कॉस्मोस क्लासेस। ठीक है ना? एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स, जहां मैं आपको पूरी पीपीटीज आपको कंपाइल कर दूंगा, दैट इज t.me/abhay chemistry, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है? सी यू बच्चों, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।